हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जियोथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह का रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता है सब दोस्त मेरे मित्र जो हमारे साथ कनेक्ट है सब खैर से होंगे, सब बाखुशी होंगे, अपने दोस्तों अपनी फैमिली में बाखुशी रहते होंगे। हमारे दरमियान भी खुशी फैलाना का सबब बने। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल भाई गुजार मुझे थोड़ा सा दिखा दें। पाकिस्तान जेलस अबाउट इंडियन आर्म्स परचेज द चनकिया डायलॉग्स। मेरे साहब की वीडियो मज़ेदार होने। वीडियो पहले देखते हैं, वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहद से मीठा फलाने से ढिमका, आपने सुना ही होगा। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान चीन की तरह बने, यहां पे बेवकूफ चीन अलग पाकिस्तान की तरह बन गया है। ये बदमाशी है ना, वो हायर लेवल की बदमाशी, वो छिछोरी हरकत नहीं करते है ना। वो अब आप जाते हैं भीख मांगने के लिए वहां से कि यार प्लीज यार ऊपर वाले के नाम पे 2 मिसाइल दे दो यार, अच्छा 4 गोलियां दे दो। पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू। दैट इज द होल इश्यू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खासतौर से वो हमारे दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, यार कैसा अन्याय है ये कैसा अन्याय है। कर दीजिए सब्सक्राइब, मजा आ जाएगा, हमको भी मनोबल बढ़ेगा। अच्छा, G20 का मामला शुरू है और भारत के पास सदारत है। भारत इज द प्रेसिडेंट फॉर G20, आपको पता ही होगा इस साल के लिए, 2023 के लिए। G20 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक रिकॉर्डेड मैसेज वहां पे दिखाया गया वीडियो लिंक पे। इसमें पीएम मोदी साहब ने एक ऐसी बात करी है जिससे जो पुरानी स्कीम चल रही थी ना दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस की और इसकी फलाना ढिमका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शुरू हुआ था मामला 1945 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और उसके बाद जो चला है मामला, और जो दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग्स हैं, खासतौर से वेस्टर्न कंट्री, उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने बोला है मोदी जी ने कि भाई जो तुम्हारा मामला चल रहा है ना, ये फेल हो गया है। मैं मोदी जी के एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूं। मोदी जी ने यह बोला है, आफ्टर इयर्स ऑफ प्रोग्रेस वी आर एट रिस्क टुडे ऑफ मूविंग बैक ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग विद अनसस्टेनेबल डेट्स व्हाइल ट्राइंग टू इंश्योर फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये तो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बोला। We must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed. देखिए, global governance में कौन आ जाते हैं यार? आपके ये यूएस आ जाता है, आपका चाइना आ जाता है, आपका रशिया आ जाता है, आपका कुछ लेवल तक रशिया, लेकिन खास तौर से मैं बताना चाहता हूं यूरोप। इसमें आते हैं यूएस और यूरोप मेजरली। चाइना फिर सेकंड रैंक पे आ जाता है, लेकिन यूएस एंड यूरोप ये लोग दुनिया चलाते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। बेसिकली मोदी जी का यह कहना है कि यार 1945 का जो स्ट्रक्चर है, जो 1945 का स्ट्रक्चर है, राइट, वो 1945 का स्ट्रक्चर जो आपने बनाया, वो क्या 2023 की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्या 2023 की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है? नहीं सॉल्व कर सकता, जाहिर सी बात है। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड करा ही नहीं, ये मोदी जी ने नहीं बोला, मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूं। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वही जो लोग बैठे हैं, वही जो लोग बैठे हैं 80 साल से बैठे, अब बैठे क्या कर सकते हैं? दे आर सिटिंग देयर। कहने की बात यह है कि पिछले सालों में लड़ाइयां हुई। अगर यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा तीसमार खान होता, राइट, अगर यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा तीसमार खान होता तो ये यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है खत्म क्यों नहीं कर पाई है? अमेरिका हर दूसरे तीसरे साल किसी और मुल्क के ऊपर बम गिरा देता है, ये लोग रोक क्यों नहीं पाए? यू सी, दीज ग्लोबल बॉडीज आर डिसफंक्शनल नाउ। और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें भारत है एक वर्ल्ड लीडर के तरीके से सामने आ रहा है, एंड इंडिया इज रेडी टू टेक लीडरशिप पोजीशन। हम किसी मुल्क के ऊपर बम नहीं गिराते, ठीक है? वी डोंट सेंड आवर मिसाइल्स। वो गलती से कभी एक आध ब्रह्मोस पाकिस्तान चला जाता है, जिसके लिए सॉरी भी हमने बोल दिया, इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। या कभी कभी बालाकोट शालाकोट में कुछ छोटी मोटी हैप्पी दिवाली हो जाती है, लेकिन लार्जली इंडिया डज नॉट, अनलेस इट इज रिटेलिएशन, इंडिया नेवर गोज आफ्टर अ कंट्री एंड सेज नहीं हम तुम्हें अटैक करेंगे। दैट इज नेवर हैपेंड इन आवर हिस्ट्री, राइट? लेकिन इंडिया एक लीडरशिप पोजीशन ले रहा है,
किस तरीके से ले रहा है लीडरशिप पोजीशन? इंडिया कह रहा है यार तुम्हें वैक्सीन की जरूरत है हम देंगे, तुम्हें पैसे की जरूरत है हम देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है हम तुम्हें हेल्प करेंगे। श्रीलंका में सब कुछ बर्बाद हो गया, $4 अरब का इंडिया ने हेल्प करी श्रीलंका को, इंडिया ने नेपाल को हेल्प करी है, इंडिया ने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका हर जगह इंडिया जा रहा है, और जितनी हमारी सकत है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी हैसियत है, उससे ज्यादा बढ़ के इंडिया हेल्प कर रहा है। टर्की का एग्जाम्पल अभी रिसेंट है। तो इंडिया ये कर रहा है, लेकिन इंडिया कह रहा है, और मोदी जी ने यही बात कहने की कोशिश करी जो मल्टीलैटरलिज्म है, ठीक है, यानी कि सारे मुल्कों का एक साथ जो मामला है, बायलैटरल हो गया जैसे 2 मुल्क हो गए, मल्टीलैटरल हो गया जिसमें काफी मुल्क हो गए, तो वो जो मामला है कोलैप्स कर रहा है। दैट इज नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल। मुझे लगता है कि काफी लोगों को चोट पहुंचेगी, काफी लोगों को चोट पहुंचेगी। और जो इन्होंने बोला है कि डेट में फंसे हैं, ये डायरेक्ट तंज जो था ये चीन पे था, चाइना पे, कि डेट डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करता है चाइना। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, वो इन चीजों से दे आर स्ट्रगलिंग विद दीज थिंग्स एंड द वर्ल्ड नीड्स टू टेक नोटिस ऑफ दैट। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मोदी जी का। अच्छा, इसके अलावा जयशंकर साहब ने फिर अगली बॉल पे छक्का मार दिया। अच्छा, इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग को डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला कि हमारी टाइज जो आपके साथ हैं वो अब नॉर्मल हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत और चीन की टाइज हैं, ठीक है, हमारा 120-130 अरब डॉलर का ट्रेड है, लेकिन हमारी टाइज जो हैं वो अब नॉर्मल हैं, और हम इस चीज पे ये चाहते हैं कि पहले हमारी टाइज नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि टाइज ही हमारी ऐसी हो रखी है। देखिए, I met the minister on the sidelines of the conference this afternoon. It's our first meeting after he took over as foreign minister. We spent maybe about 45 minutes talking to each other, and the bulk of our conversation understandably was about the current state of our relationship, which many of you heard me describe as abnormal, and I think those were among the adjectives I used in that meeting. तो देखो, साफ तौर पे बता दिया है कि आप दुनिया को कुछ भी बोलो कि भाई भारत तो हमारा दोस्त है, भारत के साथ हमारी $125 अरब की ट्रेड चल रही है, वो सब ठीक है, वो अपनी जगह चल रही है, लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं चीन के साथ वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। राइट? एंड दैट इज ट्रू। चाइना ने एग्रीमेंट्स वायलेट करी हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सामने चीन आ गया, जहां पे उसको नहीं आना चाहिए था, तो हम भी गए। अब ये मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट जो है पूरा, की उनके अगर 2 लाख फौजी तो हमारे 2 लाख, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? अगर आपको चलाना है, पाकिस्तान के साथ चला रहे हैं, चीन के साथ भी चला लेंगे, बट दिस इज नॉट द वे फ्रेंडली कंट्रीज नीड टू वर्क। हर एक मुल्क को देखो, हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की तरह बने, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहद से मीठा, फलाने से ढिमका, आपने सुना ही होगा। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान चीन की तरह बने। यहां पे बेवकूफ चीन अलग पाकिस्तान की तरह बन गया यार, ये कौन सी बात होती है? ठीक है, रादर देन पाकिस्तान बिकमिंग चाइना, चाइना बिकेम लाइक पाकिस्तान, वो पाकिस्तान टाइप की हरकतें करो, चाइना को भी पाकिस्तानाइटिस हो गया। तो ये चाइना को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर चाइना को ये लग रहा है कि भारत को हरा देंगे और भारत को ये तो होने नहीं वाला, व्हाई यू वेस्टिंग रिसोर्सेज, और हमारे भी रिसोर्सेज वेस्ट करवा रहे हो फालतू में, ये नहीं होने वाला भारत के साथ ही जो आप चाह रहे हो। ठीक है, वी आर नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, दिस इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये चाइनीज को कोई समझाए चाऊ चाऊ करके उनके साथ बैठ के, अब पता नहीं जयशंकर साहब को चाइनीज आती है कि नहीं, ही वॉज एम्बेसडर देयर, आती होगी। जयशंकर साहब आप जरा बोलिए, चीनी मीनी चाऊ चाऊ इनको जरा समझाइए कि ये नहीं होने वाला है। पता नहीं क्यों इतने स्ट्रेस में दुनिया को डालते हैं, खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं ये लोग। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आया मजा। इंडिया ने डिफेंस टाइज बोला है कि इटली के साथ हमारी डिफेंस टाइज होंगी। एक लियोनार्डो करके कंपनी है जिसको बैन करा गया था, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड आपने देखा, वो हेलीकॉप्टर का जो मामला था ना, उस चक्कर में इस कंपनी को बैन करा गया था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती कंपनी, बहुत बड़ी इटालियन कंपनी है, उससे बैन लिफ्ट करा गया। अच्छा, इससे 2 फायदे हुए। एक तो इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत उनसे चीजें खरीदेगा और उनसे बोलेगा तुम इंडिया में बनाओ, तो वो बात हो गई। अच्छा, ये बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है इटली की, उनके सामने मोदी जी की बात हुई। ये खबर के मुताबिक इंडिया को 2 फायदे हैं। एक तो इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि भारत में बनेगा इक्विपमेंट, और भारत ही उसको खरीदेगा, फिर भारत एक्सपोर्ट भी करेगा। राइट? तो एक तो ये फायदा है भारत को। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान के रियर एडमिरल अब्दुल समद ये गए थे लियोनार्डो की टॉर्पीडो प्रोडक्शन सेंटर, गए थे 8244/S मोड लाइट वेट टॉर्पीडोज।
पाकिस्तान नेवी के लिए खरीदने के लिए। पता नहीं कहां से इनके पास पैसा आया, इन्होंने खरीदने की कोशिश करी। अब भारत के पास एडिशनल लेवरेज हो गया। भारत ये कहेगा, ठीक है, कि और भारत कह भी रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है, इट्स नॉट कंफर्म, मतलब मुझे पक्के तौर पे नहीं पता, लेकिन भारत ने ये जरूर कहा है लोगों से जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स है ना वेपन्स के, उनको एक बात बोलिए कि यार देखो सुनो, एक बात समझ लो, तुम या तो तुम पाकिस्तान को बेच लो या भारत को बेच लो, दिस इज अप टू यू नाउ, वी विल नॉट टेल यू व्हाट टू डू, बट यू हैव अ चॉइस। और यही मैसेज इस इटालियन कंपनी को भारत ने दिया है कि या तो आप भारत को बेच लो या पाकिस्तान को बेच लो, आप दोनों को नहीं बेच सकते, यू डिसाइड। और आई थिंक द मैसेज हैज रीच्ड। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान को बेचना क्या, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। ये कुछ नहीं है, जो एडमिरल अब्दुल समद है ना, ये पाकिस्तान का, ये झूठ बोल के गया अपनी नेवी को कि जाओ मुझे टॉर्पीडो खरीदने, वहां पे जाके अपने बच्चों के लिए घर वर बना के आया होगा, गाड़ी वाड़ी खरीद के, बंगला वंगला तैयार करके, एक आध शॉपिंग मॉल खरीद के आया होगा, और कुछ बात नहीं, कोई टॉर्पीडो नहीं खरीदने, पैसे है नहीं इनके पास खरीदने के लिए। इनके पास खुद का पर्सनल वेल्थ बहुत है पाकिस्तानियों के पास, खुद के पैसे, ब्लैक वाले, चोरी वाले, करप्शन वाले, फ्रॉड वाले, 420 के पैसे, ये बड़े सारे हैं इनके पास। अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन खुद बाहर की शॉपिंग चल रही है। तो ये जितने भी एडमिरल इनके, एयर मार्शल इनके, जनरल हैं, करोड़पति अरबपति हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सरकारी खर्चे पे गया होगा, वहां पे बंगला वंगला डाल के आ गया इटली में, बोला कि ठीक है मैं यहां पे ऐश करूंगा यार, ठीक है, और झूठ बोल दिया कि मैं टॉर्पीडो खरीदने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है यार। कौन सा टॉर्पीडो? हैमलीज से ले ले, छोटा टॉय वाला जो टॉर्पीडो आता है हैमलीज में मिलता है, वो खरीद ले, और इसके अलावा तेरे बस का है नहीं कुछ। झूठ सब फ्रॉड यार, 420। अच्छा जी, पाकिस्तान की खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। रुपी टंबल्स बाय 19 रुपीज टू द डॉलर इन इंटरबैंक अमिड IMF डिलेज। इसके ऊपर यार मैंने एक शेयर अर्ज करता हूं आपको, एक शेयर अर्ज किया मैंने। इरशाद बोलिए ना, अरे कराची में चाचा जो पकौड़े चाय और कबाब खा रहे हो, इरशाद तो बोलो, अभी तुम जलील होने वाले हो, जल्दी से इरशाद बोलो। और हाँ चाचा, इरशाद बोलने के बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, ठीक है। अब देखो, पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू, पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू, दैट इज द होल इश्यू। तो दोस्तों, इनका रुपया बन गया टिश्यू एंड दैट इज द होल इश्यू। ये देखिए, इनका 1 मार्च को था 266 का, 2 मार्च को था 285 का, ठीक है, इतना जंप मारा इनके रुपए ने। ऑल राइट, ट्रेसमार्क हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग Komal Masnoor said the IMF demanded a 20% reduction in rupees value before the new agreement that was fulfilled, saying she hoped dollar would eventually settle between 278 to 280. बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं, इसमें चक्कर क्या है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है ना। इसमें यह है कि पाकिस्तान में अलग अलग लेवल पे करेंसी चलता है, ठीक है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में ना अलग अलग कैरिकुलम चलते हैं, अलग अलग स्कूल में गरीबों के लिए अलग सिलेबस, जो अमीरों के लिए अलग सिलेबस, जो रिलीजियस लोग हैं मदरसे में पढ़ते हैं उनका अलग, जैसे तो करेंसी भी अलग अलग लेवल चलती। एक इसमें बड़ी एक बात मैंने कुछ दिन पहले मुझे रिसर्च के दौरान पता लगा कि एक उनके रुपए की ना अगेंस्ट द डॉलर एक पेशावर वैल्यू है। ये पठान क्या करते हैं, ये 20 रुपए हर एक डॉलर पे ज्यादा देके, उसको पेशावर वैल्यू ऐसी कहा जाता है, उसको ऐसे ही चलते फिरते, तो वो पेशावर एक्सचेंज रेट पे उसको खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान का रुपया 280 का है तो वो 300 रुपए दे देंगे, अगर 250 का है तो 270 दे देंगे और डॉलर लेके गायब हो जाएंगे। उसको पेशावर एक्सचेंज रेट या पेशावर वैल्यू ऑफ द पाकिस्तानी रुपी कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग ड्रामा चल रहा था। IMF ने बोला कि आप सबको कंसिडर करो, और जो सरकारी तौर पे आपने आर्टिफिशियली डॉलर को रोक रखा है, रुपए की वैल्यू रोक रखी है, आर्टिफिशियल डॉलर को तो क्या ही रोकेंगे, ये आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू रोक रखी है, उस पर हाथ हटाओ। पहले हाथ हटाया, एक दिन में 18 रुपए क्रैश करा, एक दिन में पाकिस्तानी रुपए का बज गया बैंड, ठीक है, और फट गया ढोल। ये हो गया है। अब अच्छा, इसमें यह गारंटी नहीं है कि आपके पास तो होगी खत्म। रुखसार भाई जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, काफी टॉपिक पर मेरे सामने बात टच की किया, है, करते हैं ज्यादा टॉपिक को, तो बहुत ज्यादा टॉपिक वो टच करते हैं। वाह सबसे जी वाह। पहले उन्होंने बात की जो शायरी पढ़ी ना, नहीं शायरी तो शायरी, मैं बात करता हूँ जो वर्ल्ड बुक का पहला टॉपिक था कि
मोदी साहब ने सजेशन दिया है कि भाई आप इसमें तरमीम लाएं, जो वर्ल्ड उधर यूएनओ में भी आप तरमीम लाएं कि इंडिया इतना काबिल है कि वो यूएनओ में भी जाकर सिक्योरिटी काउंसिल का जो है ना परमानेंट मेंबर बन सकता है, ये भी है, बन सकता है और सजेशन भी दे सकता है। इतनी उस पावरफुल है मोदी साहब की कि वो सजेशन दे सकता है कि भाई आप चेंजिंग लाएं, जो सदियों से सालों से बैठे हुए हैं उधर, तो उनके। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो मैं यूएनओ के चार्टर की बात करूँ, जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं वो ज़्यादातर इसी बिहार पर ही है ना, मतलब कि वो ताकतवर हैं, उनके पास असला है या उनके पास मतलब कि उनकी इकॉनमी मजबूत है। तो अगर इन लिहाज से देखा जाए तो इंडिया टॉप 4 टॉप 3 में आता है हर लिहाज से। उनकी आर्मी देखें टॉप 4 पर है, 4th नंबर पर है, उनकी इकॉनमी देखें टॉप 5 पर है। अब जवाज ही नहीं बनता उनको सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप ना देने का। ये उनकी बिल्कुल बात हक पर भी मबनी है। इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, पाकिस्तान भी रीजन है, चाइना भी रीजन है। नहीं, वो ये नहीं होता कि फिलहाल ने किसे रिकमेंड करना तब उसने बनना, वो तो इस लिहाज से होता है कि जो टॉप 5 है ना, टॉप 5 उसमें वोटिंग भी होती है। बात का जो बाकी मेंबर है नॉन जो एक होते हैं फिक्स्ड होते हैं, एक नॉन फिक्स्ड होते हैं, उनकी जरिए वोटिंग होती है, वोटिंग के जरिए पावर का भी हिसाब किया, ये काफ़ी उसमें फैक्टर्स होते हैं जिसकी वो चुने जाते हैं। लेकिन जिन फैक्टर्स को भी देख लें, जिन भी पैरामीटर को उधर इंडिया पर लागू करे ना, इस वक्त इंडिया हर पैरामीटर पर पूरा उतर रहा है। उनके पास सिक्योरिटी देख लें, दुनिया की सबसे तकड़ी फौजों में से एक फौज है, दुनिया के न्यूक्लियर पावर में से वो न्यूक्लियर 9 पावर्स है, 9 में से वो एक है, टॉप 3 में है वो। उसके बाद टॉप 3 या 4 आई थिंक फोर्स, जो जितनी भी न्यूक्लियर पावर की हम बात नहीं करते, ओवरऑल आर्मी की पावर 4th नंबर पर है। हर लिहाज से वो अपनी एक पूरी करे, तो क्यों नहीं ये पूरी दुनिया देखती। ये ये नहीं कह रहा कि इंडिया मेरा मैं उनका हम हरीफ है इसमें, मैं हक की बात कर, हक तो ये कि आप उनको उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उन्होंने में जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनी है, एटमी ताकत है और इतने स्ट्रॉन्ग है, उसकी इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है कि पूरे वर्ल्ड में वो मानी जाती है। उसके बाद तो वो मैं कहता हूँ अब पार्लियामेंट जो बोल रहे थे, परमानेंट जो होता है ना सिक्योरिटी मेंबरशिप होती है, वो नहीं है अभी तक, नहीं अभी तक नहीं हुआ। उसमें जो लास्ट अब हुआ था ना यूएनओ का, उसमें कैसे दे सकते मोदी साहब सजेशन, वो तो हर एक ही होती है ना कि आप अपना रायत दे सकते हैं, रियासत को भी नहीं मना कर। परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर वो होता है जो वीटो करता है। कितने 5 हैं वो वीटो कर सकता है। मतलब मैं एक मिसाल देता हूं कि जो वीटो पावर रखता है ना, इसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का और चाइना का भी है। पाकिस्तान का उधर हाथ कैसे आ गया? चाइना के जरिए वो कहता है ना कि इंडिया ना आगे आ जाए, तो इंडिया का वो हरीफ है, ये बहुत अच्छा आप बात करते हैं चाइना की, जो इंडिया की जो परचेज की है, पाकिस्तान के जो वैल्यू डिवैल्यू हुई है करेंसी, टॉपिक तो बहुत मेरे साहब ने छेड़ दिए। इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में आते ही नहीं ना। पाकिस्तान को तो इंडिया से कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को तो हम बेवकूफ हैं जो कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ। हाँ, चाइना से कंपेयर किया जा सकता है, इंडिया का जो रशिया से कंपेयर किया जा सकता है, यूएस से कंपेयर किया जा सकता है। अब जब भी जिस मसले में भी बात होती है ना, वो चाइना और इंडिया के दरमियान ही होती है। वो हाँ जी, वो पाकिस्तान को होता है, मतलब नहीं पाकिस्तान को इतना। जी रहमतुल्लाह भाई, आप वो टॉपिक की बात कर रहे थे कि जो मोदी साहब हैं उधर गए हैं यूएनओ में कि हमें भी जो लीडरशिप हमें भी बनाया जाए परमानेंट। तो मैं ये इसके मतलब ये बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने यूएनओ में नहीं, उन्होंने सजेशन दिया है कि इसका जो तरमीम हो सकती है, कुछ चेंजिंग बिल्कुल होनी चाहिए भी। वो ही सदियों से जो चला जा रहा है, वक्त के लिहाज से भाई हालात भी बदलते हैं, कवानीन भी बदलने चाहिए। कोई ये कवानीन ये नहीं है कि अटल मैं ये उनकी सोच की बात कर रहा हूँ कि उनकी सोच क्या है कि वो इंडिया को क्या से क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं इसके मुकाबले में अपने जो हमारे जो हम शर्म से हम बात उसकी करना चाहते हैं, हमारे जो अभी हैं जो नालायक वजीर आजम हैं या दूसरी उनकी मेंबरशिप है, वो बाहर जाते हैं, कोई ना कोई अपना डिपार्टमेंट बनाते हैं, कोई ज़मीन जायदाद बनाते हैं, अपना पेट पालते हैं और उनको कोई अवाम से कोई गर्द नहीं। इतने बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो कहीं भी नहीं, मैं कहता हूँ शुमार ही नहीं है कि किसी को याद भी नहीं है कि पाकिस्तान है। जो इंडिया की पावर है ना, वो मोदी साहब के आने से हुई है।
मोदी साहब पूरे इंडिया में उसका नाम चलता अच्छा, है। तो ये भाई मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान को तो कोई भी नहीं इतना सीरियस लेता। ये जो उनकी करेंसी डी वैल्यू पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान का वो जो जैसा जारी बात है, मेरा भी थोड़ा सा मिजाज शायराना है, बड़ा अच्छा शेर का कि पाकिस्तान का इस वक्त करेंसी टिश्यू के बराबर भी है, टिश्यू के बराबर। तो भाई हमें नजर भी आ रहा है कि हमारे रुपए की क्या वैल्यू हो चुकी है, हमें घरेलू हालात में भी पता चलता है। हम भाई गुजार मुझे ये बात इतनी ज़हन में रख ले, श्रीलंका के ये हालात थे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, जितनी इनकी इतनी वैल्यू डिग्रेड हुई थी ना जब उनके पैसे की, तो ये हालात सारे बने थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था भाई। हम भी, मैं काफी दिनों से कहा हमारे खजाना से मान चुके हैं, डिक्लेयर हो जाता ना तो इनकी सीटें चली जानी, ये भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। मैंने सुना है अपनी सीट बचाने के लिए डिक्लेयर नहीं कर रहे। ये किस लिए नहीं हो रहा कि जो हमारा है ना दोस्त सऊदी अरब, उन्होंने जो बैंक में रखे मेरे ख्याल से $400 300 अरब है, तो इस वजह से 3 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर, तो उसको इस शर्त पर रखा है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस वजह से हम बचे आ रहे हैं। आपको कहना मतलब ये कुछ चाइना ने जो भी दी है ना, भीख थोड़ी दे दी है ना। आज की रिसेंटली रिपोर्ट ये है कि चाइना ने अब पूरे अक़वाम आलम से, क्योंकि पाकिस्तान में उसका अपना फायदा है, पूरे अक़वाम आलम से ये की बात कि आप पाकिस्तान की मदद करें। पाकिस्तान क्राइसिस में आज की जो ताज़ा मैंने भी सुना उस पर मतलब पाकिस्तान किस तरह स्टेबल हो जाए बैसाखियों पर, तो बैसाखियों पर ये चल ही नहीं सकता। बात तो यह है कि ये मुर्दा के बैसाखी के ऊपर चल जो मुर्दे हो चुके हैं। जो रुखसार भाई, जो भाई हमारे फौज के जो नुमाइंदे गए हैं बाहर की कोई वो क्या खरीदने गए हैं, मेजर साहब बात करें जो उन्होंने खरीदने की कोशिश की है कि कोई मिसाइल सिस्टम है कि क्या मिसाइल सिस्टम था ना, मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो क्या सिस्टम वो है। कंपेयर कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल का सिस्टम है और इंडिया का वो बड़ा मुस्त मिसाइल जो पाकिस्तान में घुस कर आधा घंटा फिरता है, पाकिस्तान नहीं वो जो डिफेंस को पता नहीं चला। इटली से जो मुआहदा करने जा रहे हैं इंडिया वाले, तो पाकिस्तान भी उधर गया है। अब्दुल समाद जो है फौज का, वो भाई हम भूख से मर रहे हैं, रुखसार भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमारी कंडीशन ही नहीं है कि मिसाइल सिस्टम है। और ये पाक फौज को क्या सूझिए, हर रोज नई से नई उधर से क्या आप ले सकते हैं। हमारी नावों को सुनेंगे, ये तो एक पुलिस के हिसाब चलते हैं कि जो पाक फौज है अपने भी वो ठीक में जैसा बात कर रहे हैं कि उधर महल बनाने गए होंगे, वो कागजी कार्रवाई करके सारी जो करप्शन करके उधर लेके जाएंगे। मुझे मेरी बात सुन ले, एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम हैं कीड़े मकोड़े, हम जाएं बाढ़ में, पाकिस्तान की आवाम जाए बाढ़ में। अगर उनकी इतनी हमारी दमदर्दी होती तो वो 4 मरतबा मार्शल लॉ क्यों लगाते, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट रुकी। जब मार्शल लॉ लगता है ना डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो भाई जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, जो कंपनियां आती हैं, वो रुक जाती है इन्वेस्टमेंट। आपको शायद पता नहीं है, मार्शल लॉ लगने से पूरा मुल्क एक जाम हो जाता है, कोई भी उसका ताल्लुक बाहर की कंट्रियों से नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।